मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है मंजूरे खुदा होता है। मुख्तार अंसारी का दर्दनाक अंत हो चुका है। अब उनकी हिस्ट्री सीटर की जो कहानी है, आज उससे पर्दा उठाएंगे और मुख्तार अंसारी ने अपने राजनीतिक और अपराध की दुनिया में कैसे बेताज वास्ता बने और कितनी घटनाओं को अंजाम दिया और कैसे उनकी मौत हुई। नमस्कार, मैं एसवी सागर, टीपीएन 20 न्यूज मतलब टाइगर पोस्ट न्यूज। टाइगर पोस्ट न्यूज आज आपको बताएगा कि माफिया अतीक अहमद आखिर कैसे डॉन बने और उत्तर प्रदेश के सबसे खूंखार माफिया कैसे बने। जिस तरह चंबल की बीहड़ से फूलन देवी एक खौफनाक डाकू बनी, उसके पीछे उनके साथ जो अत्याचार किया ठाकुरों ने, बाद में फूलन देवी चंबल की बीहड़ से लेकर कर जिन लोगों ने उसके साथ गलत काम किया उसको गोली से भूंजकर अपना बदला लिया और बाद में सरकार के सामने समर्पण और पुलिस ने मामला खत्म। तो मुख्तार अंसारी डॉन थे और उस डॉन को लेकर किस तरह के उनके कांड, किस तरह का राजनीतिक करियर था। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का माफिया डॉन की खान में सबसे ज्यादा चमकदार चेहरा था, जो एक से बड़े एक डॉन में से सबसे नामी गिरामी खूंखार थे। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार आई 2017, तब से माफिया डॉन उनकी संपत्ति को तहस नहस करने का काम किया गया और उनकी सरकार किसी कीमत पर माफिया को बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे कोई भी हो। साबा सरकार में पैदा हुए माफिया गुंडे, जब भाजपा की सरकार आई तो सीएम योगी को उनकी तलाश थी कि जो अपराध की दुनिया में जड़ जमा चुके हैं उन लोगों को योगी ने टारगेट हिट लिस्ट पर लिया और खात्मा करने, गुंडे माफिया को जड़ से खत्म करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2005 में भरे संसद के बीच गुंडे माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। तब ये सीएम योगी का बयान पूरे देश के साथ साथ दुनिया में वायरल हुआ और अतीक अशरफ उस समय बांदा जेल में बंद थे और उन्हें खौफ लगने लगा था कि कहीं ना कहीं ये जो योगी का बयान है सटीक है। और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को गुंडे माफियाओं की तलाश थी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत, और इसी क्रम में जिन गुंडा माफियाओं के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस को, सरकार को सबूत मिलते थे, उन सब पर तगड़ा एक्शन होता था और मुख्तार अंसारी के परिवार की कार्रवाई का वह दिन आ गया। उस दिन सीएम योगी का इंतजार था, जिस दिन को सीएम योगी ने जो चेतावनी थी उसका इंतजार था। अब बात करते हैं जो मुख्तार अंसारी था, उनने जयराम की दुनिया में, अपराध की दुनिया में कैसे कदम रखा। 1988 में मंडी के एक ठेकेदार के मामले में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप पहली बार पुलिस में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया और 1999 पहली बार मुख्तार अंसारी पुलिस की गिरफ्त में आया, और लेकिन गिरफ्तारी के दौरान वह 2 पुलिस वालों को गोली मारकर फरार। यूपी में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 53 मामले, जिसमें 15 अंडर ट्रायल और उन पर मऊ में दंगे भड़काना, कृष्णानंद राय की हमला का आरोप था। इसके साथ साथ मुख्तार अंसारी पर विश्व हिंदू परिषद के नंद किशोर ढूंगटा का अपहरण और एसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला का आरोप। पूर्वांचल का माफिया डॉन मुख्तार अंसारी लंबे समय गैंगस्टर में सजा याफ्ता था, जो साबरमती जेल गुजरात। मुख्तार अंसारी गिरोह को उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी में देश का सबसे बड़ा अपराधी गिरोह घोषित किया, जब वह मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर रामू मल्ला की जमानत पर टिप्पणी की और कोर्ट ने उसकी जमानत खारिज की। मुख्तार अंसारी
और उसका गैंग बीएसपी और एसपी सरकार में यूपी की राजनीति में जमा चुका था। उसी दबंगई के चलते मुख्तार अंसारी मऊ विधानसभा से 5 बार विधायक रह चुका और वह बेखौफ अपराध राजनीति की दुनिया में पूर्वांचल से ताकतवर अपराधी बना। मुख्तार के खिलाफ देश में अलग अलग अदालतों में हत्या का प्रयास, दंगे भड़काना, साजिश रचना, धमकी देना, संपत्ति पर कब्जा, धोखाधड़ी, सरकारी काम में बाधा डालना जैसे मामले दर्ज हुए। 2022 में विधानसभा चुनाव में खुद की बजाय अपने बेटे अब्बास अंसारी को खड़ा किया। वह सुभाषा सोहेलदेव समाजवादी पार्टी जो ओम प्रकाश राजभर की है उससे उनका बेटा विधायक बना। उनके परिवार का रसूख और नामी ग्रामी हस्ती मुख्तार के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी और 1926-27 में कांग्रेस के अध्यक्ष जो गांधी जी के करीबी थे। उनके नाना महापरमवीर विजेता ब्रिगेडियर थे और चाचा पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। मुख्तार की एंट्री मीडिया सूत्रों के मुताबिक मुख्तार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में पढ़ने के बाद 1996 में बीएसपी के टिकट पर पहली बार लड़े और जीते। 2002, 2007, 2012 और 2017 में मऊ से चुनाव लड़कर 5 बार विधायक बने, जबकि 3 चुनाव मुख्तार ने जेल में रहकर जीते। 2010 में मायावती ने मुख्तार को बाहर का रास्ता दिखाया। 2017 में माया ने फिर मुख्तार की वापसी। 2009 में मुख्तार बनारस के बीएसपी के टिकट पर लड़ा और जो बीएसपी के मुरली मनोहर जोशी के टिकट पर लड़ा और बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी से हार गया। और 2014 में मुख्तार अंसारी पीएम नरेंद्र मोदी की टक्कर पर बनारस से लड़ा और हारा। यूपी पुलिस की डायरी में मुख्तार अंसारी गाजीपुर की यूपी के मोहम्मदाबाद थाने में मजरिया सीटर के नाम से दर्ज है, जिसके खिलाफ प्रत्येक देश में 52 मुकदमे दर्ज। और मुख्तार अंसारी के अलावा बिहार अन्य राज्यों में कुख्यात अपराधी शूटरों की गैंग का वारदात अंजाम दिया करता था। उसने अपने गैंग को साबुद्दीन गैंग से जोड़ा, सशक्त बनाया। पूर्वांचल में कोयला मंडी के ठेके में वर्चस्व स्थापित करके अरबों की गुंडा टैक्स वसूला। मुख्तार अंसारी के मौत के बाद उनके परिवार का आरोप है, मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि मुख्तार अंसारी का जो खात्मा किया गया है उसके पीछे ब्रजेश सिंह का हाथ है। अब आपको बताते हैं कि मुख्तार अंसारी ब्रजेश सिंह के बीच की क्या दुश्मनी और कैसे बनी। कांग्रेसी नेता अजय पाल के भाई अवधेश प्रसाद की हत्या में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया। उसके बाद पूर्वांचल की घटनाओं में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आने लगा। धीरे धीरे अपराध की दुनिया से राजनीति में प्रसिद्ध होता चला गया और 1996 में वे पहली बार बीएसपी के टिकट पर लड़ा। उसी राजनीतिक ताकत के दम पर मुख्तार ने ब्रजेश को के पीछे पुलिस लगा दी। ब्रजेश सिंह माफिया डॉन। जैसे जैसे पुलिस ब्रजेश सिंह के पीछे दौड़ रही थी वैसे वैसे ब्रजेश मुख्तार के बीच दुश्मनी बढ़ती चली गई। उसी समय विधायक मुख्तार अंसारी अपने साथियों के साथ साथ निर्वाचन क्षेत्र मऊ पर जा रहे थे। उसी समय पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने मुख्तार और उनकी टीम पर तबातोड़ फायरिंग कर दी, जिससे मुख्तार अंसारी का सरकारी गनर प्रदीप उर्फ रामचंद्र की मौत और मुख्तार के साथी रुस्तम बाबू के इलाज के दौरान मौत हो गई। और ब्रजेश मुख्तार की उसरी चिट्ठी कांड में मुख्तार और ब्रजेश त्रिभुवन अनिल सिंह को आरोपी बनाया गया, जिसमें बाद में अनिल सिंह की मौत हो गई। और उसी दौरान मुख्तार से ज्यादा डॉन ब्रजेश सिंह ताकतवर बनता चला गया और पूर्वांचल में ब्रजेश सिंह डॉन के नाम से मशहूर होता चला गया। और उसी चिट्ठी हत्याकांड में मुख्तार अंसारी वादी बनकर ब्रजेश सिंह को आरोपी बनाना चाहता था, लेकिन ब्रजेश सिंह के रुतबे के चलते, वर्चस्व के चलते उस केस में ट्रायल के दौरान पुलिस ने उन्हें मुख्तार अंसारी को आरोपी बना दिया चार्जशीट में और मुख्तार के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। तब से इन दोनों के बीच में अदावत शुरू होती चली गई और इन्हें तमाम केस के मामले में बांदा जेल में रखा गया, जिसके
बांदा जेल में रहने के दौरान उनके भाई सांसद अफजाल अंसारी बेटे उमर का आरोप है कि उनको जहर देकर मार दिया गया जेल के अंदर। और जबकि जो सरकारी मेडिकल जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया कि उन्हें हार्ट अटैक से मौत हुई, जिस पर उनको उनके जो गाजियाबाद के जिला के मोहम्मदाबाद शहर में उन्हें कालीबाग में दफना दिया गया। और जिस दफनाने के दौरान डीएम से उनके भाई की नोकझोंक हुई और इसके बाद उन्हें दफन करने के बाद, उन्हें अंतिम संस्कार करने के बाद मुख्तार अंसारी के भाई ने एक बयान देकर चौंका दिया कि जिस भाई को हमने दफनाया उसका नाखून, उसकी हड्डियां, उनका शरीर किसी कीमत पर गल नहीं सकता। और जांच हो रही है, हो सकता है जांच में उन्हें निकाल कर बाहर उनके नाखून, उनके शरीर को जो अंग बचे उनको देखा जाए। उनका दावा था अफजाल अंसारी का कि वह पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब देखते हैं इस मामले में जो मुख्तार अंसारी डॉन को अगर जो न्याय की जांच चल रही है उस न्याय जांच में जो आरोप है मुख्तार अंसारी डॉन के बेटे, उनके भाई अफजाल अंसारी का, कि वो उन्हें जहर देकर मारना सिद्ध कर पाएंगे, या जो सरकार ने जो मेडिकल कराया था उस मेडिकल में हार्ट अटैक से मौत बताई थी। तो अब ये रहस्य आना बरकरार है। दोस्तों, ये थी मुख्तार अंसारी डॉन की कहानी, जिन्होंने अपने कार्यकाल के अपने अपराध की दुनिया में, राजनीतिक दुनिया में बहुत सारे अपराध किए और साथ साथ बहुत सारे ऐसे मीडिया में बयान वायरल हो रहे हैं कि उन्हें अपराध के साथ साथ अपने क्षेत्र के लोगों की मदद की और उनको आसरा दिया। तो आपको इस मुख्तार अंसारी डॉन की हिस्ट्री शीटर को लेकर क्या जानकारी है, आपको क्या लगता है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए अपराध की दुनिया के दूसरे डॉन की कहानी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन जितने फूहर ढंग से सरकार के संरक्षण में उनके चहेते अधिकारियों ने दुर्दांत अपराधियों को बचाने के लिए मुख्तार अंसारी की हत्या करने की साजिश को अंजाम दिया है। जेल में, जबकि वो न्यायिक अभिरक्षा में होते हुए सरकार की ही कस्टडी में है, तो जो राजधर्म है उसकी हत्या हुई है। अब कोई इसे अपनी बहादुरी समझ ले तो अलग बात है। अब आप चैनलों के माध्यम से सरकार ये चलवा रही है कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक के हुई। प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम में ये कारण आया है। हम इसका खंडन नहीं करते, थोड़ी देर के लिए हम इसे मान लेते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक भी आया है। तो उस परिस्थिति में उनको पहुंचाने के लिए मेरा या जो परिजनों का आरोप है उसी वजह से ऐसा हुआ। 19 तारीख को मुख्तार को जहर दिया गया, जेल में खाने में मिलाकर जहर दिया गया। मुख्तार ने खुद इसकी कंप्लेन न्यायालय में कराई। उनके वकील ने हमें भी बताया। हमने खुद जेल सुपरिटेंडेंट से टेलीफोन से बात की और उसने बताया कि हाँ, तबीयत खराब है। हम लोग डॉक्टर भी दो डॉक्टरों का पैनल बाहर से भी मंगाया है और जेल का डॉक्टर, ये 3 डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। हमारी ये वार्ता 20 तारीख को हुई है और उन्होंने कहा कि वो ठीक हो जाएंगे। हमने उनसे अपनी बातचीत में ये कहा है कि उनको जहर दिया गया है और इससे पहले भी उनके बैरिक का खाना चेक करने वाले जेल के कर्मचारी, बंदी रक्षक को भी इस जहर का असर हो गया था। जेल में डिप्टी जेलर जो उनकी जेल का बैरिक का इंचार्ज है, उसने भी एक दिन खाना चेक किया और उस जहरीले खाने को खा करके वो बीमार हो गया था। और ये दोनों भी, इनकी जान बची है, हॉस्पिटल में 5 दिन एडमिट रहे हैं तब। और अब की बार ये जहर मुख्तार को भी खिला दिया गया धोखे से, तो इनको एडमिट करा दीजिए। उसने कहा नहीं, ये ठीक हो जाएंगे, हम इलाज करा रहे हैं। उन लोगों को जो आप बता रहे हैं सही बात है, तबीयत उनकी खराब हुई थी, हमने एडमिट कराया था, लेकिन उसमें अलग अलग भिन्न भिन्न रिपोर्ट आई। एक में आया पॉइजन का
लेकिन दूसरे में आया कि गैस थी, तीसरे में कुछ और आया। तो खैर उनकी बात अलग है, इनका हम इलाज करा रहे हैं। 20 को जब आप इलाज करा रहे हो, कह रहे हो ठीक हो जाएंगे, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 6 दिन के बाद 3 बजे भोर में सुपरिटेंडेंट जेल बांदा ने रेडियोग्राम भेजा है मोहम्मदाबाद थाने पे, और वहां से वायरलेस के जरिए मेरे घर आकर के पुलिस के कर्मचारियों ने एक दिया कि ये बांदा से आया है आपके लिए संदेश सुपरिटेंडेंट का। उस में लिखा हुआ है कि आपके भाई की हालत चिंताजनक है, हम इसे मेडिकल कॉलेज में एडमिट कर रहे हैं, आप वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचिए। जब हम वहाँ पहुँचते हैं 12 बजे दिन में, तो मेरी 12:30 पौने 1 बजे मुलाकात होती है। उस समय मुख्तार होश में थे, उनसे मेरी बात हुई है, लेकिन वो उठ के बैठने की स्थिति में नहीं थे, पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ था, उनका ब्लड प्रेशर अभी भी बहुत कम था, ऑक्सीजन लेवल कुछ मेंटेन हुआ था। उन्होंने बताया मैं जेल में बेहोश होकर गिर गया था, और अब यहाँ आने के बाद धीरे धीरे मैं होश में आया हूँ। लेकिन हमारा इलाज अगर गंभीरता से लोग नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी पे जहर का असर हो चुका है। मुझे जहर दिया गया है, सबके सामने उन्होंने फिर कहा। हमने डॉक्टर से बात किया कि आप रिफर कर दीजिए लखनऊ इनको पीजीआई के लिए या किसी और हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कहा कि हम 3 से 4 दिन में इनको खड़ा कर देंगे। हमने कहा ऐसा मत करना कि इतनी देर तक अपने यहाँ समय बिता दो कि कहीं जाके इलाज ना हो सके। डॉक्टर के धर्म का पालन करना, समय रहते रिफर कर देना अगर कंट्रोल में ना आ रहा हो तो। उसने कहा हम 3-4 दिन में खड़ा कर देंगे, आप आके फिर मिल लीजिएगा। और मैं वहां से चला और 2 घंटा हम सफर किए होंगे, इलाहाबाद क्रॉस कर गए, जब तक मुझे वहां वकील ने टेलीफोन किया कि भैया फिर मुख्तार भैया को लोग जेल भेज रहे हैं। हमने कहा क्या हुआ? तो सारे डॉक्टरों से लिखवाया गया है, कुछ सादे लिबास में अधिकारी आए हैं और सबसे लिखवा लिया है कि मुख्तार फिट है, मेडिकली फिट है, इन्हें स्वास्थ्य की लाभ की कोई आवश्यकता नहीं है, इनके शरीर में फिलहाल कोई रोग नहीं है, फिट। और व्हील चेयर पे बैठा के उनको व्हील चेयर ढंगरा के ले आके एम्बुलेंस में लाद के सुबह में 4 बजे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और आईसीयू में डाला जाता है जहां क्रिटिकल पोजीशन में मरीज हो। 6 घंटा इलाज के बाद नई जेल, जब वो कंप्लेन हुई थी, जब कंप्लेन किया मुख्तार ने कोर्ट ने संज्ञान लिया और रिपोर्ट मंगाई कि उसकी तबीयत खराब है और कह रहा है कि हमें जहर दिया गया है, तब एक ही जेलर था बांदा जेल का, तो जेलर सस्पेंड किया गया, 2 डिप्टी जेलर सस्पेंड किए गए। कि बात लीक कैसे हुई, उसके वकील से क्यों मुख्तार को मिलवा दिया गया, मुख्तार मिल करके अपना लेटर अपने वकील को कैसे दे पाया, इसलिए सस्पेंड किया गया। कि इस रहस्य को जेल के बाहर कैसे गया, इसलिए वो तीनों सस्पेंड किए गए। उनके हर गुनाह में आप सम्मिलित रहिए और एक जगह कहीं आपसे गलती हुई, सर आपका भी काट देंगे और आप ही से गुनाह भी कराएंगे। ये नीति है। दुर्भाग्य है सबके लिए, देश में कानून और व्यवस्था है। अब्बास कासगंज जेल में बंद हैं, उनकी कई 2-3-4 मुकदमा तो मऊ में चुनाव के दौरान उनके खिलाफ लिख दिया गया आचार संहिता उल्लंघन का। 2-3 मुकदमे और उनके ऊपर है। जब वो नेशनल चैंपियन हुआ था, गोल्ड मेडल मिला था उसको निशानाबाजी में, तो उसने अपने लाइसेंस को, जो यूपी का लाइसेंस था, दिल्ली ट्रांसफर करा लिया था। उसमें क्या कमियां रह गई उसको आधार बना के एक मुकदमा, एक वहाँ की
लखनऊ की एक जमीन को लेकर एक मुकदमा, एक गाजीपुर की किसी जमीन को लेकर मुकदमा, ये सब लिखवाया गया है। ज्यादातर मामलों में उसकी जमानत हो गई है। 2 मामले ऐसे रह गए हैं जिसमें अभी एप्लीकेशन उसकी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इसमें उसको शामिल कराने के लिए सीधा सा है कि पेरोल का नियम है कि पुलिस कस्टडी में किसी के परिजन की अगर इस तरह से मौत होती है तो उसके दाह संस्कार या मिट्टी में शामिल होने के लिए किसी को दिया जा सकता है। इस आधार पर हाईकोर्ट में दरखास्त दी गई, लेकिन अफसोस ये रहा कि जिस कोर्ट में ये दरखास्त पड़ी और जहां सुनवाई होनी थी, चूंकि वो एमएलए हैं इसलिए एमपी एमएलए कोर्ट में ही सुनवाई हो सकती है, तो वो कोर्ट उस दिन बैठी ही नहीं। सुबह में बताया गया कि लंच में बैठेंगे, लंच में बताया गया कि आज जज साहब बैठेंगे। तो जब बैठेंगे नहीं तो डिसाइड नहीं हुआ, और जब डिसाइड नहीं होगा, आदेश नहीं होगा, तो जेल से निकल के आएंगे कैसे? करता है। अगर यही जुर्म है, यही गुनाह है, मुख्तार अंसारी गुनाह पे नाश करता है और मुख्तार अंसारी इस बात का ऐलान करके कहता है, चाहे जालिमों कान खोल कर सुन लो, जब तक तुम नहीं मानोगे मुख्तार अंसारी तुम्हारे खून का पंजा मरोड़ता रहेगा। मुख्तार अंसारी तुम जालिमों से मुकाबला करता रहेगा जब तक तुम होश में नहीं आ जाते हो, जब तक गरीबों को गले लगाना नहीं सीखते हो। मुख्तार अंसारी गरीबों के कंधे पे कंधा मिलाकर हमेशा चलता रहेगा।